हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इस चैप्टर से संबंधित पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए थे। और पिछले क्लास में हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए थे, जिसमें हम आपको कुल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। लेकिन इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेष बच गए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। यानी कि दूसरे नंबर चैप्टर यानी कि अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न शेष बच गए हैं, सारे प्रश्न का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, यानी कि आज हम लोग यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे। तो 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है। यानी कि कोई बिलियन है जो कि पीएच पेपर को क्या बना दे रहा है, लाल बना दे रहा है। तो बिलियन का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो हम आपको बताए थे कि पीएच पेपर को नीला से लाल कौन बना देता है? अम्ल बनाता है। इसके बारे में हम आपको बताए थे कि जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और आपको यहीं पर पूछ रहा है कि लाल बना देता है, यानी कि नीला से लाल बना देता है, तो जाहिर सा बात है कि वह बिलियन कौन सा होगा? तो अम्लीय बिलियन होगा। और अम्लीय बिलियन का पीएच मान कितना होता है? 1 से 7 के बीच में होता है। तो यहाँ पर 1 से 7 के बीच में 1 और 2 है, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग के मन में सवाल उठेगा कि सर 5 और 7 भी तो हो सकता है, क्योंकि 5 भी तो अम्लीय का ही होता है। लेकिन यहाँ पर 5 से 7 दे दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि 7 उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है। इसलिए बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ए नंबर ऑप्शन होगा। तो 71 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन होगा? आप लोग जानते हैं कि दही खट्टा होता है, यानी कि उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। और जाहिर सी बात है कि जब अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो उसका पीएच मान कम होगा। तो यदि ताजे दूध का पीएच मान 6 है तो दही बन जाने पर उसका पीएच मान और घट जाएगा, यानी कि 72 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? यहाँ पर यह वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपको बताए थे कि मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक होता है, इसलिए 73 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है गुलाब के पौधे से, कि लाइकन के पौधे से, कि मेहंदी के पौधे से, कि घास के पौधे से। यानी कि जो रंजक होता है वह किसके पौधे से निकाला जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है वह लाइकन के पौधे से निकाला जाता है। 74 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो हम आपको बताए थे कि यदि जल में अम्ल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाएगा, यानी कि 75 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए 75 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं। तो कह रहा है कि जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन किस चीज का चालन करते हैं? तो यहाँ पर विद्युत का हो जाएगा कि 76 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है पीएच स्केल से, कि लिटमस पेपर से, कि गंधीय सूचक से, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए हैं कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच पीएच स्केल के माध्यम से ही किया जाता है। तो 77 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लोग प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा, ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े हैं। क्योंकि अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो फिर आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर खुद से भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग नीचे लाइव चैट में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताते चलिएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना आसान हो जाता है कि कठिन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब नदी के जल का पीएच मान घट जाएगा, यानी कि नदी का जल जब अम्लीय हो जाएगा, तो जितने सारे भी जीव जंतु जल में रहते हैं उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि 78 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना कठिन हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। हम आपको बताए थे कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब धातु से अभिक्रिया करेगा अम्ल तो कौन सा गैस उत्पन्न करेगा, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। अब चलिए 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम आपको बताए थे कि पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक का मान अंकित रहता है, जिसमें 7 से नीचे अम्लीय होता है और 7 से ऊपर क्षारीय होता है, और 7 से जितना कम रहेगा वह उतना ज़्यादा प्रबल होगा। यानी कि अगर 0 रहेगा तो सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, और यदि 6 और 7 के बीच में रहेगा तो सबसे कम प्रबल होगा, यानी कि दुर्बल अम्ल होगा। तो यहाँ पर pH बराबर यदि 0 रहेगा तो वह सबसे अधिक प्रबल अम्ल होगा, यानी कि 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न, काफी आसान प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो 81 नंबर प्रश्न हम आपको बताए थे कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि 81 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में यदि हम लोग सूचक की कुछ बूंद डालेंगे तो वह रंग कैसा हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि वह रंग जो है वह पीला हो जाएगा, यानी कि 82 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में यदि हम लोग सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रंग है वह पीला हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान आपसे पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब लवण Na2CO3 का जलीय विलयन होगा उसका pH मान 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यह क्षारीय लवण हो जाएगा, इसलिए 83 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। ऐसे आप लोग को हम क्या बताए थे कि लवण का pH मान 7 होता है, लेकिन यदि लवण अम्लीय रहेगा तो उसका pH मान 7 से कम हो जाएगा, और यदि लवण क्षारीय रहेगा तो उसका pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Na2CO3 का जलीय विलयन है वह एक क्षारीय लवण है, इसलिए इसका pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। चलिए 84 नंबर, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। VVI क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, इसलिए 84 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न, यह भी प्रश्न काफी ज्यादा सिंपल है लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि हमारा शरीर किस परास के बीच कार्य करता है, कितने से कितने परास के बीच। तो हम आपको बताए थे कि जो हमारा शरीर है वह 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है, इसलिए 85 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 86 नंबर प्रश्न, विलयन में H आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। यानी कि कोई विलयन है, यदि उसमें H प्लस आयन, यहाँ पर प्लस छूट गया है, विलयन में H प्लस आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब H प्लस आयन उत्पन्न कर रहा है इसका मतलब कि वह विलयन अम्लीय होगा। हम आपको बताए हैं कि यदि H प्लस आयन उत्पन्न करता है तो वह अम्लीय होता है, और यदि OH माइनस आयन उत्पन्न करता है तो वह क्षारीय विलयन होता है। तो यहाँ पर H प्लस आयन कह रहा है तो यह अम्लीय विलयन हो जाएगा, यानी कि 86 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो हम आपको बताए थे कि यदि क्षारक को जल में हम लोग घोलेंगे तो OH माइनस आयन उत्पन्न होता है, यानी कि 87 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दांत का मसूरा, जिसको कि इनेमल बोलते हैं या फिर दंत बल्लक भी बोलते हैं, वह किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है। तो हम आपको बताए थे कि हमारा दांतों का जो ऊपरी आवरण होता है जिसको दंत बल्लक बोलते हैं वह कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना है, यानी कि 88 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह वाला प्रश्न पूछ देता है कि हमारा दांतों का जो दंत बल्लक है जो काफी कठोर होता है वह किस पदार्थ का बना होता है, तो इसका जवाब कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न,
नेटल एक शाकीय पादप पदार्थ है जिसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। हम आपको नेटल के पौधा के बारे में बताए थे कि नेटल के पौधा में अम्ल पाया जाता है, जिसको यदि आप लोग छूते हैं और यदि गलती से नेटल का कांटा चुभ जाता है तो काफी जलन महसूस होता है। जिस प्रकार से बिढ़नी काट लेता है या फिर बिच्छू डंक मारता है, उस प्रकार का जलन महसूस होता है। तो इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती के द्वारा किया जाता है? तो इसके बारे में भी हम आपको बताए थे कि यदि गलती से नेटल का पौधा को आप लोग छू देते हैं और आपको जलन महसूस होने लगता है तो फिर आप लोग डॉक के पौधों की पत्ती को वहां पर रगड़ेंगे तो वह ठीक हो जाएगा, क्योंकि नेटल का पौधा अम्लीय होता है। तो जैसे ही उसका कांटा हमारे शरीर के अंदर चुभता है तो वह जलन उत्पन्न करने लगता है। लेकिन डॉक पौधे का जो पत्ती होता है वह क्षारीय नेचर का होता है, इसलिए जब अम्ल और क्षार दोनों मिलता है तो उदासीन कर देता है और हमारा जो दर्द होता है उसको कम कर देता है। इसलिए 89 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? किसके बारे में हम आपको बताए थे? एंटासिड के बारे में बताए थे कि यदि अपच हो जाए, यानी कि हम लोग जो खाए हैं वह अगर नहीं पचे तो एंटासिड टैबलेट लेने से वह पच जाता है, या फिर खाने वाला सोडा भी खा लेना चाहिए जिसके माध्यम से भी वह पच जाता है। इसलिए 90 का सी नंबर ऑप्शन एंटासिड सही हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या बोलते हैं? तो उसे पीएच स्केल बोलते हैं। 91 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, पीएच स्केल का शून्य क्या प्रदर्शित करता है? तो अभी हम आपको बताएं कि पीएच स्केल का शून्य यह प्रदर्शित करता है कि कोई विलयन बहुत अधिक प्रबल है, यानी कि अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब 92 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए यह वाला पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग सार्वभौम सूचक बोलते हैं। कभी कभी सार्वभौम सूचक का परिभाषा पूछ देता है, तो यहाँ पर परिभाषा भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए जिस सूचक की आवश्यकता होती है, उस सूचक को हम लोग सार्वभौम सूचक बोलते हैं। तो 93 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, उन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वह अम्ल क्षारक सूचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है, यानी कि अम्ल की उपस्थिति को भी सूचित करता है और क्षारक की उपस्थिति को भी सूचित करता है, इसलिए अम्ल क्षारक सूचक हो जाएगा। 94 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है, आपको पहले से पता होगा। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2, यानी कि यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऊपर में होना चाहिए, यहाँ पर सी ऊपर में हो गया है। तो 95 का 2.2 आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 96 नंबर प्रश्न देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें एक महत्वपूर्ण सूचना कि कल हमारे क्लास में आप लोगों को लाइव टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। तो आप जितने सारे भी स्टूडेंट अभी तक जितना हम आपको पढ़ा चुके हैं उतना आप लोग ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि 40 या 50 प्रश्न रहेगा और आपको 50 के 50 आंसर सही बताने हैं। आपको कोशिश करना है कि एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो, क्योंकि अगर गलत होता है इसका मतलब कि आपका तैयारी आधा अधूरा है, और तैयारी हमें आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा करना है। इसलिए अभी तक हम आपको जितना पढ़ाए हैं उतना आप लोग रिवीजन करके आइएगा, ताकि कल जितने सारे भी प्रश्न हम आपसे पूछें सारे प्रश्न का जवाब आप लोग बता सकें। चलिए 96 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जहां पर मधुमक्खी काटता है, अगर वहां पर बेकिंग सोडा हम लोग रगड़ेंगे तो थोड़ा लहर जो होता है वह कम महसूस होता है, यानी कि धीरे धीरे वहां पर लहर समाप्त हो जाता है। चलिए 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल है, उसमें यदि हम लोग मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे, किस चीज में? तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाएंगे
तो जो वह घोल तैयार होगा उस घोल का रंग कैसा होगा। सिंपल तरीका से आप लोग समझ जाइए कि यदि मान लिया जाए कि यह बीकर है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है और यदि हम लोग इसमें मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाएंगे तो इस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस विलयन का रंग जो है वह पीला हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने से विलयन का रंग पीला हो जाता है। इसलिए 97 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए प्रायः दंत मंजन अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं और यह वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण भी है कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन आता है वह हमेशा क्षारीय होता है, यानी कि 98 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है, यानी कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, यानी कि 99 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पीएच होता है वह किसी भी घोल में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितना है, यानी कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को बताता है। इसलिए 100 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 मोल पर लीटर है तो उस घोल का पीएच मान कितना होगा। 101 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका पीएच मान x होता है जो कि pH बराबर -log H+ आयन होता है और यदि उससे हम लोग निकालेंगे तो -log और 10, यहाँ पर 10 मोल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -x और -log 10 के पावर -x बराबर x होता है। इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है, अम्लीयता की क्षारीयता। तो आपको पता है कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की अम्लीयता को भी बताता है और क्षारीयता को भी बताता है। इसलिए 102 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। यह तो हम आपको बता चुके हैं। तो 0 का मान क्या दर्शाता है। तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि जो 0 का मान होता है वह यह दर्शाता है कि जो अम्ल है वह स्ट्रॉन्ग है, यानी कि प्रबल अम्ल है, यानी कि 103 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है। तो 14 तो सबसे लास्ट में होता है, यानी कि दुर्बल क्षार हो जाएगा और दुर्बल में भी सामान्य क्षार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रबलता होगी क्षार की वह बहुत कम होगा, यानी कि बहुत सामान्य क्षार होगा। इसलिए 104 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है, यानी कि 7 से 0 की तरफ। तो 7 में सबसे कम हो जाएगा और जैसे जैसे वह 0 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे अम्ल की प्रबलता बढ़ते चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बढ़ती है, यानी कि 105 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बतलाता है। कह रहा है कि पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बताता है। तो जैसे जैसे हम लोग 7 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता भी बढ़ते चला जाएगा। इसलिए 106 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है तो वह कैसा विलयन है। तो हम आपको बताए हैं कि यदि 0 से 7 के बीच रहता है तो वह अम्लीय विलयन होता है। इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से 14 है वह कैसा विलयन होगा। तो वह क्षारीय विलयन हो जाएगा, क्योंकि 7 से 14 क्षारीय होता है। देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय हो जाएगा, और यदि 7 है तो वह उदासीन विलयन हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से 14 कह रहा है तो यहाँ पर क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो विलयनों ए और बी के पीएच क्रमशः 2 और 5 है, यानी कि ए का जो पीएच मान है वह 2 हो जाएगा और बी का पीएच मान है वह 5 हो जाएगा। तो ज़्यादा अम्लीय कौन है। तो जिसका पीएच मान कम होगा वह ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, यानी कि ए का पीएच मान 2 है और बी का पीएच मान 5 है। तो कम इसमें 2 का पीएच मान है, यानी कि 2 वाला जो होगा वह ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। इसलिए 109 का बी नंबर ऑप्शन यानी कि ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न
टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? यहाँ पर टार्टरिक लिखा गया है जो कि गलत है, टार्टरिक अम्ल होता है। तो टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो 110 का सही जवाब इमली हो जाएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह वाला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बताइए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण? तो हम आपको बताए हैं कि SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी कि जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि H2SO4 का निर्माण होता है, और जब वही पानी के साथ घुल करके धरती पर गिरता है तो उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। इसलिए 112 का बी नंबर ऑप्शन SO2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का pH मान क्या हो सकता है? तो अभी हम आपको बताए हैं कि नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, और अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से कम इसमें कौन सा है? तो 2 है, यानी कि 113 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो यह तो काफी सिंपल है, आप लोग जानते हैं कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, यानी कि 114 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न, लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक होता है? लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक होता है? तो इसका सही जवाब भस्मीय मूलक भी हो जाएगा और अम्लीय मूलक भी हो जाएगा, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि 115 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब सामान्य लवण हो जाएगा, यानी कि वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बने उसको हम लोग सामान्य लवण बोलते हैं। और उसके अलावा अम्लीय लवण के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, और भस्मीय लवण या फिर क्षारीय लवण के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 117 नंबर प्रश्न, वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अम्लीय लवण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बने, यहाँ पर पूर्ण नहीं है बल्कि अपूर्ण उदासीनीकरण से बना रहा है, तो यह अम्लीय लवण हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बने तो उसे भस्मीय लवण बोलेंगे। 118 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, यहीं पर हमारा अंतिम क्वेश्चन था, यानी कि कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम आपको 118 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, जिसमें पहले पार्ट के वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, और अभी हम आपको कुल 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। तो यदि आप लोग इस चैप्टर में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखते हैं तो फिर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा। और जैसा कि हम आपको बता दिए कि अगले क्लास में आपका टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट के लिए भी रेडी रहिएगा। तो चलिए, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब दे पाए हैं इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा कि हमारा इतना सही हुआ है, और लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफी बेहतरीन लगा होगा, अच्छे तरीके से आप लोग एक एक प्रश्न को समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग अच्छे तरीके से पूरे प्रश्न को समझ गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।